अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सुनो क्रिकेट शो एपिसोड नंबर 7। कहते हैं जीत जो है वो खामी ऊपर पर्दा डाल देती है। और अगर आपने जीता हुआ मैच, वन साइडेड मैच को मुश्किल बनाना हो या फिर जीते हुए मैच को हारना हो, मतलब कि प्लेट में रख कर दूसरी टीम को देना हो, तो आप पाकिस्तान टीम से सीख सकते हैं। जी हाँ, बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ओडीआई पर। बात शुरू करता हूँ टॉस से। टॉस पाकिस्तान ने जीता और पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। जब पावर प्ले ख़त्म हुआ, फर्स्ट पावर प्ले, तो ऐसे लगा कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत अच्छा फैसला किया है, टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला। 43 for 3 थे जब पावर प्ले एंड हुआ। तो शहीन शाह की एक अच्छी बॉलिंग, अच्छी परफॉर्मेंस पावर प्ले में। पावर प्ले के एक अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद फिर 10 ओवर, जो नेक्स्ट 10 ओवर में, उसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो कुल मिलाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस शो की। एक विकेट ली, 55 for 4 आउट हो गए थे। ऐसे लगा कि पाकिस्तान 180 200 के लगभग जो है वो साउथ अफ्रीका को आउट कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉयज रिलैक्स हो गए। कहते हैं कि रिलैक्स नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है ताकि अगली टीम को जितना जल्दी हो सके आउट करें। आपको रिलैक्स नहीं होना चाहिए। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो अगली टीम उसका फ़ायदा उठाती है, और यही जो है वो डेविड मिलर और रसी फर्नांडिस ने किया। रसी फर्नांडिस की 100 फर्स्ट ओडीआई 100 था, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और जो है वो डेविड मिलर की 50, उनकी बदौलत, और एंड्रे पथिलकुआयो के 29 रन, और एंड में जो रबाडा के 10 बॉलों पर 13 रन थे, वो बहुत अच्छे रन थे। देखिए, कभी कभी 100 होते हैं, 100 बनाए जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, और कभी कभी एक रन जो होता है वो आपके बहुत काम का होता है। और इस बदौलत जो है वो साउथ अफ्रीका 273 रन बनाने में कामयाब हो गया। एक अच्छा टोटल था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ कि स्टार्ट में जब फ़खर जमान की विकेट गिरी तो ऐसे लग रहा था कि लो जी, अब तो लाइन लगेगी, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम और इमामुल हक की जिस तरह से पार्टनरशिप लगी, और बाबर आजम जिस तरह से, जिस वे में खेले, क्लास। बाबर के नाम के पीछे क्लास आती है, लव्स क्लास। व्हाट अ क्लास ही इज़, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। कवर ड्राइव, पुल शॉट, ऐसे लगता है पुल शॉट तो इनका फेवरेट होता जा रहा है। कवर ड्राइव तो फेवरेट थी, पुल शॉट भी फेवरेट होता जा रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान जो एक ऐसी पोजीशन में आया कि ऐसे लगा कि पाकिस्तान 42-43 ओवर में जो है वो 1-2 विकेट के नुकसान पर जो है वो मैच जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, अपना 100 रन बनाए, अपने शतक जो है वो बनाया, जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो फिर तो ऐसे लगा कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। बाबर आजम आउट हुए, फिर उसके बाद इमामुल हक आउट हुए, फिर दानिश अजीज़ आउट हो गए, फिर जी आसिफ अली आउट हो गए। तो मैच और मुश्किल से मुश्किल होता गया। लेकिन ये तो शुक्र कि रिजवान और शदाब की एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा मैच में आया, और पाकिस्तान उनकी बदौलत जीता। बाबर आजम, रिजवान और शदाब की वजह से जीता। और एट द एंड पाकिस्तान ने लास्ट बॉल पर जो है वो मैच फिनिश किया। फ़हीम अशरफ ने चौका लगा के मैच फिनिश कर दिया। तो इसमें, इस पूरी डिटेल में पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या पॉजिटिव थी। एक बाबर आजम का 100 एज अ कैप्टन साउथ अफ्रीका में खेलने थे, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला 100, ये तो बहुत बड़ी पॉजिटिव थी। फील्डिंग में मुझे पॉजिटिव्स नज़र आए। डाइव लगाते हुए अच्छा डाइव, पहले तो डाइव लगाते नहीं थे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना, फील्डर, और डाइव अच्छी तरह से लगा रहे थे। फ़हीम अशरफ ने जो कैच किया, मतलब एडम मार्करम का, इस तरह से डाइव इंग्लिश प्लेयर्स लगाते हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स में यह खूबी आती जा रही है, और ये बहुत अच्छा साइन है। फ़हीम अशरफ की बॉलिंग भी अच्छी थी, और शदाब ने भी 33 रन अच्छे किए, लेकिन शदाब ने जो है वो बॉलिंग में बहुत मायूस किया। तो आज की जो पाकिस्तान की जो है वो खसूसियात, जो पॉजिटिव थी, उस बारे में हम आज पूछते हैं हसनैन गुज्जर से। हसनैन गुज्जर साहब, हमें आप बताइए कि पाकिस्तान टीम में क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें थी जो पाकिस्तान को जीत के करीब ले गई और पाकिस्तान जीता। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर पाकिस्तान के पॉजिटिव्स की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान के बॉलिंग पॉजिटिव्स की बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया, जो कि काफ़ी अच्छा साबित हुआ एंड पे। पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 2 आउट किए, 50 के करीब रन दिए। देखिए, उनको जो टैग दिया गया कि अर्ली आउट करके देते हैं, पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स लेके देते हैं, तो वही काम उन्होंने कल भी किया। डी कोकर मार्करम, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, उनको पवेलियन भेजा। उसके अलावा फ़हीम अशरफ की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। देखिए, 25 रन, 9 ओवर्स और एक आउट किया उन्होंने सिर्फ, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि उनकी जो इकॉनमी थी वो 3 से भी नीचे थी। उसके अलावा हारिस रऊफ ने 70 रन दिए, 2 आउट किए, उनको इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसके अलावा जो आपके हसनैन थे, हसनैन ने देखें काफ़ी अच्छी कंटेन बॉलिंग की, 10 ओवर में 50 रन और एक आउट किया उन्होंने। शदाब
ने शदाब जो है वो विकेटलेस रहे, उनको इस बारे में अपनी बॉलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। दो बैटिंग में उन्होंने अच्छा एंड पे जो है फिनिश किया। उसके अलावा अगर आगे आप अपनी बैटिंग पॉजिटिव्स पे बात करें तो देखें, इमाम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनका वे ऑफ प्लेइंग जो है वो मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक नहीं है, लेकिन उन्होंने तमाम क्रिटिक्स को पसे पर्दा डाल के अपना नेचुरल वे जो है वो मेंटेन रखा और अपने नेचुरल वे से उन्होंने बैटिंग की और पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा फ़खर जमान जो है वो जल्दी आउट हो गए। उसके अलावा बाबर आज़म 1 डाउन पे आए और बाबर आज़म एज़ एवर जो हैं वो कंसिस्टेंसी भी उनकी बोलती है, उनकी क्लास भी बोलती है। और 250 जब चेज़ कर रहा होता है पाकिस्तान तो उनमें बाबर आज़म के 200 से पहले और दोनों लूजिंग कॉज में थे, और ये 100 बाबर को काफ़ी इनकरेज करेगा कि लंबे जो स्कोर हैं वो कैसे चेज़ करने आगे फ्यूचर में। तो थोड़ा मिडल कोलैप्स जो था वो हुआ, लेकिन एंड पे शदाब और रिजवान ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की और फ़हीम ने अपनी नर्व से उसको कंट्रोल किया और एंड पे जब एक बॉल पे एक स्कोर रह गया था तो उन्होंने विनिंग चौका लगाया। जी तो व्यूअर्स, आपने हसनैन गुजर के व्यूज़ सुने। अब हम पूछते हैं मुबशिर से। मुबशिर भाई, कहाँ कहाँ पे साउथ अफ्रीका से ऐसे मूवमेंट्स, कहाँ आप क्या समझते हैं कि ऐसे मूवमेंट्स जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने मिस्टेक्स की और ऐसे लगा कि अब जो है वो मैच साउथ अफ्रीका से फिसल जाएगा, अब जो है वो साउथ अफ्रीका से मैच निकल जाएगा, साउथ अफ्रीका मैच हार जाएगा। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स, ऐसे कौन कौन सी जगह आई, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन थी जहाँ पे साउथ अफ्रीका को अच्छा करना चाहिए था, उन्होंने अच्छा नहीं किया और गलतियाँ की और मिस्टेक्स जिसकी वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका ये मैच हारा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला वनडे सेंचुरियन में खेला गया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। साउथ अफ्रीका की इनिंग का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, मगर डिकॉक के अननेसेसरी एग्रेशन की वजह से साउथ अफ्रीका की पहली विकेट उस टाइम गिरी जब डिकॉक 20 रन बना के शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई, मगर वेंडर डॉसन और मिलर ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और साउथ अफ्रीका को एक कमांडेबल टोटल तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 274 रन का टारगेट दिया, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी और वो अपनी होम कंडीशन में और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ हुआ तो फ़खर जमान एक दफ़ा फिर फ्लॉप हो गए और पाकिस्तान की पहली विकेट तब गिरी जब फ़खर जमान 8 रन बना के कगिसो रबादा की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप जिनमें मेन बॉलर्स जिनमें कगिसो रबादा एंड लुगिडी आते हैं, उनसे उन्होंने स्टार्ट में विकेट और विकेट ना ले सके और बाबर आजम और इमाम ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने विकेट पर टाइम लिया और जैसे ही बॉल उनके और सेट हो गए, उनके बॉल उनके बैट पे आने लग गया तो उन्होंने अपनी शॉट्स खेली। सर मेन वजह यही रही कि साउथ अफ्रीका के जो मेन बॉलर्स थे उन्होंने स्टार्ट में पावर प्ले में विकेट नहीं ले सके और ना ही मिडिल ओवर में इतनी विकेट ली, मगर एक टाइम पीरियड आया जब नकिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग स्पेल किया जब 3-4 विकेट्स पाकिस्तान की गिर गई, मगर उसके बाद बहुत 1-2 कैचेस ड्रॉप हो गए। शादाब खान का बहुत एक इम्पोर्टेंट कैच ड्रॉप हो गया और उसके बाद नो बॉल एंड नगीडी ने नो बॉल करा दी, अननेसेसरी नो बॉल्स कराई। उसके बाद फील्डिंग भी अप टू द मार्क नहीं रही और इससे वेंडर डॉसन को अगर हम देखा जाए तो उनकी फ़िटनेस का भी अंदाज़ा होता है कि उनने पूरी इनिंग जब बैटिंग की तो उसके बाद वो बैटिंग में फील्डिंग में इतने प्रोमिनेंट नहीं नजर आए। वो फील्डिंग में आए भी थोड़े 5-6 ओवर लेट थे और उसके बाद उनसे 1-2 कैच ड्रॉप हो गए। शादाब का कैच ड्रॉप हो गया, एंडी क्लासन ने बाबर का कैच ड्रॉप किया था स्लिप में शमसी की बॉलिंग में, तो अननेसेसरी कैचिंग भी हुई और वेंडर डॉसन की फिटनेस का भी प्रॉब्लम मुझे लगा है कि क्या नाम है, उनने जब पूरी इनिंग बैटिंग की तो उसके बाद वो फील्डिंग में इतने प्रोमिनेंट नहीं नज़र आए जितने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को नज़र आना चाहिए। अननेसेसरी बॉलिंग, अननेसेसरी नो बॉल्स और पावर प्ले में विकेट ना लेना उनके साउथ अफ्रीका के हारने की मेन वजह बनी और पाकिस्तान की बहुत अच्छी बैटिंग रही बाबर आजम इमाम की तरफ से। उसके बाद रिजवान और शादाब ने भी अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान इन द एंड 3 विकेटों से आराम से जीत गया। जी, ये थे मुबशिर जो कि हमें बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका से कहाँ मिस्टेक्स हुई और कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई जो है वो पाकिस्तान से हार गए। जी, अब हम बात करते हैं मैच के टॉप परफॉर्मेंसर के और इसके लिए हमने रब्ता किया है मोहम्मद अली इकबाल साहब से। मोहम्मद अली इकबाल साहब, आप हमें ये बताएं कि मैच के टॉप परफॉर्मेंसर कैसे थे, जैसे कि बाबर आजम की सेंचुरी थी और रसिक फर्नांडीज की सेंचुरी, डेविड मिलर की 50, इमाम उल हक के 70 रन, शदाब और रिजवान की अच्छी बैटिंग और
फ़हीम अशरफ के जो थे वो अच्छी बॉलिंग बैटिंग में इतना कुछ खास कर नहीं सके। तो आप किसको जो है वो टॉप परफॉर्मर कहेंगे? दोनों टीमों से मिलाकर आप क्या समझते हैं कि किस टीम ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी? पूरी टीम की परफॉर्मेंस और जो टॉप परफॉर्मर थे मैच के, आप उनको थोड़ा डिस्कस करिएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल पहला वनडे मैच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो उनका यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ और पाकिस्तानी बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका की पहली 4 विकेटें बहुत जल्द हासिल कर लीं। एक मौका पर 55 पर 4 था साउथ अफ्रीका, और उस मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स साउथ अफ्रीका को अंडर 200 रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं था पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपोजिशन को जल्द से जल्द आउट कर सके। लेकिन इस स्टेज पर ऐसा नामुमकिन हुआ। डेविड मिलर और वेंडर डॉसन के दरमियान 116 रन की जो पार्टनरशिप लगी, उसने जनूबी अफ्रीका को एक बेहतर पोजीशन पर ला खड़ा किया। जब डेविड मिलर 50 रन स्कोर करके आउट हुआ, तो उस वक्त भी एक सिचुएशन थी, एक स्टेज था कि पाकिस्तानी बॉलर्स बाकी जो साउथ अफ्रीका की विकेटें रह गई थी वो जल्द से जल्द हासिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह का कुछ ना हुआ। और फ्लैकवायो और वेंडर डॉसन के दरमियान 64 रन की जो पार्टनरशिप लगी, उसने जनूबी अफ्रीका को एक बेहतर पोजीशन और एक बेहतर टोटल फ्राहम कर दिया। और इस जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स की खास बात ये थी कि वेंडर डॉसन ने अपना मेडन 100 किया और 123 रन की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, जिसने जनूबी अफ्रीका को एक फाइटिंग टोटल फ्राहम किया। और अगर आप पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें तो फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 9 ओवर्स में 25 रन कंसीड करवा के 1 विकेट ली। और अगर आप बाकी बॉलर्स को देखें तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ ने विकेट्स तो 2-2 हासिल की, लेकिन उन्होंने रन 60+ कंसीड करवाए। और शदाब खान भी ऑफ कलर नज़र आए और 8 ओवर्स में 45 रन कंसीड करवाए और कोई भी विकेट नहीं ली। पाकिस्तान की टीम जब 276 रन का टोटल चेस करने आई, जो कि बज़ाहिर इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन माजी में भी हम काफ़ी ऐसे मैचेस इजीली हार गए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार भी हमसे ये टोटल चेस ना हो पाए। हमारे दोनों ओपनर्स कम बैक कर रहे थे, ये पिछली दोनों सीरीज़ में टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये इफ़ेक्ट भी कर सकता था और ऐसा हुआ भी। जनूबी अफ्रीका को फ़खर जमान की सूरत में पहली विकेट बहुत जल्द मिल गई, लेकिन दूसरी विकेट के लिए उनको काफ़ी तरसना पड़ा। बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान 177 रन की जो पार्टनरशिप हुई, उसने पाकिस्तान की टीम को काफ़ी बेनिफिट दिया और विनिंग पोजीशन पर ला खड़ा किया। इस पार्टनरशिप को दोनों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत वेल कैलकुलेटेड इनिंग्स थी। अगर आप इमामुल हक को देखें तो उसने 70 रन की इनिंग्स खेली, उसमें इतने चौके छक्के शामिल नहीं थे, लेकिन उसने बहुत वेल कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली थी, बहुत सेंसिबल होकर खेला था। और ये किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल होता है जब वो कम बैक कर रहा हो। कभी कभार आपको एक सीरीज़ लग जाती है कम बैक करते हुए, अच्छा मतलब कि उसी फॉर्म में वापस आने के लिए, कभी कभार 2 से 3 इनिंग्स लग जाती हैं सेटल डाउन होने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा ना हुआ। इमामुल हक ने आते साथ ही जो इनिंग्स खेली है वो उसे मज़ीद कॉन्फिडेंस देगी और आगे आने वाले मैचेस में वो बहुत उम्दा परफॉर्म कर सकता है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी जान देखें तो बाबर आजम ने एक और सेंचुरी स्कोर कर दी, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो इनिंग्स थी। ये बाबर आजम की 13th सेंचुरी है और ये बाबर आजम की कम इनिंग्स में 13th सेंचुरी हुई है, जो कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये किसी भी खिलाड़ी ने बाबर आजम से पहले इतनी कम इनिंग्स में 13th 100 नहीं किए, सो कि पाकिस्तान के लिए ये भी प्राउड मोमेंट थी। अगर देखा जाए बाबर आजम ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बहुत प्यारे स्ट्रोक्स देखने को मिले, लेकिन जब ये दोनों सेटल्ड थे और एक मौका पर ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम 9 विकेटों से ये मैच जीतेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। और पाकिस्तान की बैक टू बैक 4 से 5 जो विकेटें गिरी, तो ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना मुश्किल है। लेकिन जिस टीम के पास रिजवान जैसा प्लेयर हो, सो आप ये कह सकते हैं कि वो टीम इजीली जीत सकती है, और ऐसा हुआ भी। जो रिजवान और शदाब की पार्टनरशिप लगी, उसने टीम को उस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला। रिजवान ने 40 रन की इनिंग्स खेली, जो कि बहुत सेंसिबली और बहुत प्यारी इनिंग्स थी। कोई उसमें ऐसी शॉट नहीं थी कि जिसमें वो थोड़ा सा होता है ना बंदे में कि थोड़ा सा उसने रिस्क लिया हो, बिल्कुल नहीं। उसने बिल्कुल टीम को एक अच्छी और बेहतर पोजीशन पर अपनी इनिंग्स की वजह से ला खड़ा किया। उसका साथ भी शदाब ने बहुत अच्छे अंदाज में दिया, लेकिन ये दोनों आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली 15 से 20 रन पहले। और इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी, उसने टीम को मैच में फतह याद करवाया
और अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान की बैटिंग को ओवरऑल, तो पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं थी। सिर्फ दानिश अजीज़ का डेब्यू था, वो इतना इम्प्रेसिव नहीं साबित हुआ। आसिफ अली मुसलसल फ्लॉप। आसिफ अली की सिलेक्शन पर अभी भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं और इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद वो दूसरे मैच में टीम का हिस्सा ना हो। देखते हैं अब सेकंड ओडीआई में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली इकबाल साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि टॉप परफॉर्मर फर्स्ट ओडीआई में साउथ अफ्रीकन और पाकिस्तानी प्लेयर्स में से जो टॉप परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान फर्स्ट ओडीआई मैच जीता। जी, हम नेक्स्ट अब बात करेंगे पाकिस्तान के जो मिस्टेक्स थी, पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन सी गलतियां हुई। देखिए, मैच तो जीते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीत जो है वो खामियों पर पर्दा डाल देती है। हमने जीतने के बाद खामियों पर पर्दा नहीं डालना। हमने जो खामियां हैं उनको कंट्रोल करना है, ताकि नेक्स्ट हमें ये सामने ना आए और हम बेहतर से बेहतर हों, हम इस पे और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई है, मिस्टेक्स हुई हैं। आसिफ अली की जगह नहीं बनती थी, वहाँ पे आप हैदर अली को ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आप हैदर अली को T20 में रखे हुए हैं, तो ओडीआई में भी रखना चाहिए, क्योंकि आप उसको T20 में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हैदर अली जो है वो आसिफ अली से ज़्यादा हार्ड हिटर है। हार्ड हिटर, टेक्निकल थोड़ा सा अभी वीक हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ के साथ काम कर चुके हैं। और हसन अली को टीम में होना चाहिए था। हारिस रऊफ को बहुत मार पड़ी, तो हसन अली की टीम में होना चाहिए था। हसन अली का ये है कि एंड में जो है हमारा फ़हीम अशरफ के साथ हसन अली की अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे पावर हिटिंग के स्लॉट अभी भी खाली हैं, उनको थोड़ा फिल कर सकते हैं फ़हीम अशरफ के साथ। तो हारिस रऊफ तो हिटिंग नहीं कर सकते, इसी वजह से तो आसिफ अली की जगह नहीं बनती थी। सिलेक्शन में थोड़ी मिस्टेक्स हुई, और थोड़ी मिस्टेक्स हुई मिडल ऑर्डर से। हमारा मिडल ऑर्डर जो है ना, सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। देखिए, बाबर आजम के आउट होने के बाद हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गया, और जिसकी वजह से हम इजी मैच जो है वो बहुत टाइट पोजीशन में जाके जीते। जी, हसनैन गुजर साहब, आप हमें बताइए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की पाकिस्तान टीम की तरफ से कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई और कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, जिसकी वजह से जो है मैच इतना टाइट हुआ। जी, अगर पाकिस्तान के जो नेगेटिव से जो मिस्टेक्स पाकिस्तान ने की, अगर उन पे बात की जाए तो बैटिंग कोलैप्स। सबसे पहले मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि इतना अच्छा जब आपको सेटअप मिला आपके ओपनर्स तो फ़खर जमान जो है इतना अच्छा उन्होंने स्टार्ट नहीं दिया, जो उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो हायर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे। लेकिन इमाम और बाबर ने पहले काफ़ी स्लो बैटिंग की। एक तो उनको अपने स्ट्राइक रेट को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न डे क्रिकेट की गेम जो है वो ये नहीं है। आपको अपने जो स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और बॉलिंग लाइनअप पे अटैक करना पड़ेगा, फिर ही जाके आपका जो है वो एक अच्छा डिसेंट स्कोर बोर्ड पे नज़र आएगा। उसके बाद इतने अच्छे स्टार्ट के बाद आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो 18 रन पे 4 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, जिसकी वजह से कि जो एक जीता हुआ मैच जो था वो फिर भी हम जीते, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि इतना आसान मैच जो था उसको इतना मुश्किल बना दिया। 18 रन पे पाकिस्तान के 4 आउट हो गए थे। उसके बाद फ़खर जमान की अगर बात की जाए स्पेशली, तो उनका जो लास्ट टूर था अफ्रीका का 5 वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 150 स्कोर की सिर्फ। तो उनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि उनका, क्योंकि आगे T20 में शर्जील भी आ रहे हैं, तो अगर शर्जील अच्छा परफॉर्म कर गए और फ़खर इस सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बातें शुरू हो जाती है कि ये नहीं ये कर लो, वो नहीं ये कर लो। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे जाता है। तो उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग में काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी। 274 रन हमने चेज़ भी कर लिए, कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन 55 स्कोर पे 4 आउट करने के बाद फिर भी अगर वो 270 का हिस्सा क्रॉस कर रहे हैं, तो इस बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा हमें कि अगर अर्ली विकेट्स मिलती है तो फिर टीम को कैसे कंटेन करना है, उनको 200 तक कैसे आउट करना है। हारिस रऊफ जो थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने 72 रन दिए। उनको नेक्स्ट मैच में मेरा ख्याल है कि शायद बिठा दिया जाएगा, और या फिर अगर ना भी बिठाया तो उनको चाहिए कि अपनी जो इकॉनमी है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करे। वैसे अगर पर्सनली आई फील कि हारिस रऊफ जो है वो लंबे फॉर्मेट का बॉलर नहीं है, तो फिर भी देखते हैं कि कैसे सिलेक्शन कमेटी इसको लेके चलती है। उसके अलावा अगर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। जो मिस्टेक थी बैटिंग क्लैप्स में, देखिए दानिश अजीज़, आसिफ अली की मुझे समझ नहीं आती। एक जो प्रैक्टिस मैच था उसमें 90 प्लस करके आप उसको नेशनल टीम में लेके आए हो, और जो साउथ स्कील डोमेस्टिक परफॉर्मर था आपका कंसिस्टेंट, आप उसको बाहर निकाल दिया और इंजरी का ब्लेम दे दिया।
होप्स हो पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज़ें बेहतर होंगी। और अगली जो मैच है पाकिस्तान का, कल जो मैच है पिंक ओडीआई या पिंक ओडीआई अफ्रीका बड़े अग्रेसिव तरीके से खेलता है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान की अप्रोच भी इस ओडीआई में कैसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन गुजर साहब, और हम तमाम हमारे एनालिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने खसूसी वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे इस शो को एक्साइटिंग बनाया। जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने पाकिस्तान की मिस्टेक्स पे बात की, साउथ अफ्रीका की मिस्टेक्स पे बात की, टॉप परफॉर्मेंस पे बात की, पाकिस्तान की सिलेक्शन पे बात की। और नेक्स्ट जो है ओडीआई आने वाला है जो 4 अप्रैल को, जो कि पिंक बॉल जो है पिंक डे जो है पिंक डे ओडीआई होगा। और पाकिस्तान जो एक ऐसी टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को पिंक डे में शिकस्त दी हुई है, जो कि लास्ट ओवर पे हुआ था, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को उस ओडीआई में 164 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये दूसरा ओडीआई जीते, तीसरा भी जीते, पाकिस्तान ये सीरीज़ जीते और पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। उम्मीद करते हैं कि जो मिस्टेक्स हुई हैं, जीतने के बावजूद जो हमारी मिस्टेक्स थी, हम उन पर कंट्रोल करेंगे और आने वाले वक्त में जो है हम अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखेंगे। बाबर आजम से हमें इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को है, इमामुल हक से, और जो शहीन शाह अफरीदी हैं हमारे और प्लेयर्स, हमें इसी तरह की जो है वो टीम जो है वो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए टीम एफर्ट से ही जो है वो टीमें जीतती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा और T20 सीरीज़ भी जीतेगा। उसके बाद जो जिम्बाब्वे का टूर है उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। हम अब हमारा अगला एपिसोड जो है वो बहुत जल्द आएगा, आप उसके लिए इंतज़ार करें। तो ये शो आपको कैसा लगा इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।